चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये हमारी आज की जो क्लास है, ये क्लास सोशल वर्क पर आधारित है और यूजीसी नेट प्लस पीएचडी इंट्रेंस की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट यूनिट नंबर 1 के अंतर्गत मैं आज आप लोगों से जो बात करने वाला हूँ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। और ये टॉप पॉइंट है हमारा सामाजिक सुधार और व्यावसायिक समाज कार्य की बात। आज हम लोग देखेंगे समाज सुधार और व्यवसाय समाज कार्य की प्रक्रिया में। इसके साथ साथ भारत में जो व्यवसाय समाज कार्य का विकास में 19वीं और 20वीं सदी में समाज सुधारकों का योगदान है, इनकी क्या भूमिकाएं हैं, इन्होंने कौन कौन सी संस्था दिया है, उन संस्था के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ वर्ष और उद्देश्यों पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। तो यहाँ से प्रश्न एक से या तो फिर सम्मिलित वाला जो है प्रश्न पूछा जाता है। सम्मिलित वाले जो प्रश्न होते हैं वो पूछे जाते हैं इस पॉइंट से, ठीक है। चलिए देखिए एक बार आप सभी लोग, आप सभी ने अभी मैसेज वगैरह देख रहे हैं साइट वगैरह पर। और जो परीक्षा की डेट बताई जा रही है दिसंबर की, वह डेट है 6 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर के बीच में यूजीसी का एग्ज़ाम होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। और जिसमें से अगर मैं आपसे बात करूं तो 20, 21, 22 इन 3 डेटों में सोशल वर्क का एग्ज़ाम हो सकता है, कोई एक डेट में। तो बातचीत करते हैं 19वीं शताब्दी के या 19वीं शताब्दी में भारत में एक ऐसी नवीन चेतना का उदय हुआ जिसने पूरे देश के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक जीवन को अत्यधिक प्रभावित किया। और प्रश्न हमारे सामने अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर दिया है कि 19वीं और 20वीं शताब्दी में समाज सुधारकों का योगदान, और यही चीज़ें यहाँ पर बेसिकली मेंशन किया गया है ना। और यही नवीन चेतना भारतीय नवजागरण, ध्यान रखेंगे, या भारतीय रिनेशा, दो चीज़ें नाम आती है। या तो आपसे पूछेगा आप लोगों से कि भारतीय नवजागरण, या आपसे पूछेगा भारतीय रिनेशा के नाम से भी इसी को जाना जाता है। और इसकी जनक में अगर हम बात करते हैं तो राजा राम मोहन राय जी का नाम आता है। राजा राम मोहन राय जी का नाम आता है, याद रखेंगे। इसमें प्राचीन भारत के गौरव को पुनः जागृत करने पर बल दिया है, ठीक है। और अब हम लोग बात करेंगे हिंदू सुधार आंदोलन में। और हिंदू सुधार आंदोलन में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो नाम आता है वो ब्रह्म समाज आता है। बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो धर्म सुधार का प्रारंभ देश के पूर्वी भाग बंगाल से हुआ। और इसी आंदोलन का नेतृत्व जो किए हैं उनका नाम है राजा राम मोहन राय। और इसी कारण राजा राम मोहन राय को भारत के नवजागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है और सुधार आंदोलन का प्रवर्तक भी कहा जाता है। तो एक बात तो याद रखिएगा, अग्रदूत इन्हीं को कहा जाता है। अग्रदूत की बात अगर हम करते हैं तो नवजागरण का अग्रदूत, सुधार आंदोलन के प्रवर्तक भी इन्हीं को कहा जाता है। और साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं तो भारत का, जी जी 9 दिन के प्रातः के रूप में भी, तारे के रूप में भी इन्हीं को जाना जाता है, बिल्कुल बिल्कुल। और आधुनिक भारत का पहला महान नेता कौन है, तो वो भी नाम राजा राम मोहन राय जी को ही जाना जाता है। तो ये 3-4 बातें हैं, इसे आप लोगों को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं। तो इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना सन 1828 कब किया था, सन 1828 में किया था। कभी कहीं ऑप्शन में हम लोगों को देखने को ये भी मिलता है 1928 में, है ना। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है।
आगे अगर हम बात करते हैं तो कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई। कहाँ पे इसकी स्थापना की गई है? कलकत्ता में। ध्यान रखिएगा, परीक्षा में ये भी सवाल तो कभी कभी पूछ लिया जाता है। और इसके संस्थापक कौन है? तो राजा राम मोहन राय जी। राजा राम मोहन राय जी। आगे हम बात करते हैं तो इस संस्था के उद्देश्य हिंदू समाज में व्याप्त कुरीतियां जैसे सती प्रथा है, बहुविवाह है, वैश्यागमन है, जातिवाद है, अस्पृश्यता है आदि को सुधार करना और एकेश्वरवाद का प्रचार प्रसार करना। एकेश्वरवाद के जनक भी अगर परीक्षा में पूछा जाए तो भी नाम राजा राम मोहन राय जी का ही नाम आता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएंगे एकेश्वरवाद का भी नाम। और 9 दिन के प्रातः तारीख, ठीक है, के रूप में भी जाना जाता है। ये 5 तो इम्पॉर्टेंट तथ्य है, इसको आप लोगों को ध्यान रखना होगा। ठीक है, और ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या हो सकता है? तो आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, इसे अद्वैतवादी हिंदुओं की संस्था भी कही जाती है। अच्छा, कितने लोगों को पता है अद्वैतवादी? बताइए जरा। अद्वैतवादी, अद्वैतवादी का मतलब क्या है? इसका मतलब है ब्रह्म और जीवन या जीव को एक मानने वाला, अद्वैत मत को मानने वाला अद्वैतवादी कहलाता है। ब्रह्म और जीव को मानने वाले को क्या कहा जाता है? अद्वैतवाद कहा जाता है। और संसार में भिन्न भिन्न प्रकार की जीव और वस्तुएं दिखाई देती हैं, लेकिन उसके मूल रूप से उस चेतना का ही रूप होता है। और इस विश्वास को ही अद्वैत एवं इसे वाद को अद्वैतवाद कह दिया जाता है। ठीक है, और इसी संस्था को अगर हम कहें तो इस संस्था के द्वारा मूर्ति पूजा, अवतारवाद, बहुदेववाद, पुरोहितवाद आदि का जो है खंडन हुआ। और इसमें अंतरजातीय विवाह, स्त्री शिक्षा पर बल दिया गया। अंतरजातीय विवाह क्या होता है? हाँ, दो अलग अलग जाति के वर और कन्या से अगर विवाह हो रहा है तो वह अंतरजातीय विवाह का पार्ट बनता है, चाहे वो किसी भी जाति से हो, SC ST OBC जनरल। परंपरागत रूप से भारत और नेपाल के हिंदुओं में अंतरजातीय विवाह बहुत कम देखने को मिलते हैं, है ना। तो ये एक प्रकार से अंतरजातीय विवाह की प्रक्रिया भी इसमें दर्शाई गई है। और हिंदू विवाह एक्ट कब आया था जिसमें दर्शाया गया है अंतरजातीय विवाह के बारे में? सन 1955 में। ठीक है। यह ब्रह्म समाज से संबंधित था। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इसको आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। वहीं अगर हम बात करते हैं राजा राम मोहन राय के बारे में तो इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण किताबों के बारे में भी चर्चा किया है राजा राम मोहन राय जी ने। ठीक है, अगर बात करते हैं 1803 की, कब की बात हो रही है? 1803 की बात। अब 1803 में अगर हम बात करें तो राजा राम मोहन राय जी का पहली ग्रंथ थी, प्रथम ग्रंथ थी। ठीक है, और वो फारसी भाषा में थी। कौन सी भाषा में थी? फारसी भाषा में थी। किताब का नाम क्या था? किताब का नाम क्या था? जी, एक्वेशरवादियों का उपहार। क्या नाम था किताब का? हाँ, एक्वेशर वादियों का उपहार। ठीक है, ये थी किताब। लेकिन फ्रांस में इसे कहा जाता है तुह उल मुहिद्दीन, इसे फारसी में कहा जाता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट किताब रहेगी। ठीक है, सन 1820 में भी एक किताब आई। ठीक है, और उस किताब को कहा गया था प्रीसेप्ट ऑफ जीसस, है ना, जीसस, जी
सस, इसको बेसिकली ईसा के नीति वचन कहा जाता है, प्रीसेप्ट ऑफ जीसस को, ठीक है, ये प्रकाशित हुई, ठीक है। और प्रीसेप्ट ऑफ जीसस भी अगर हम बात करें लंदन में जॉन डिग्बी के प्रयत्नों से प्रकाशित हुआ। और ये जब जॉन डिग्बी का नाम आता है तो वहाँ पर नाम वर्ष जो है बदल जाता है सन 1923। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट था स्टेटमेंट, तो मैंने आपको यहाँ पे नोट करवा दिया है। राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किया है। और ब्रह्म समाज का मतलब है कि ईश्वर में विश्वास रखने वाले व्यक्तियों की संस्था, ईश्वर में विश्वास रखने वाली जो शक्तियों की संस्था है, उस संस्था का क्या नाम है? ब्रह्म समाज। बस ये बात आप ध्यान रखिएगा। वहीं बात करते हैं आर्य समाज के बारे में। आर्य समाज की स्थापना की बात करते हैं तो सन 1975 हमें देखने को मिलता है, 1975 में। और आर्य समाज के संस्थापक के रूप में अगर किसी व्यक्ति का नाम आता है तो वह स्वामी दयानंद सरस्वती जी का नाम आता है ना। और इसकी स्थापना जब 1875 में हुई तो वह मुंबई में इसकी स्थापना की गई, मणिक चंद्र वाटिका। ये बात आप ध्यान रखिएगा। आर्य समाज के उद्देश्य क्या है? आर्य समाज के उद्देश्य क्या हैं? आर्य समाज के उद्देश्य को बेसिकली अगर हम बात करें तो सनातन वैदिक धर्म का प्रचार करना। क्या उद्देश्य इसका बनता है? वैदिक धर्म का प्रचार करना, ये इसका उद्देश्य बनता है। साथ ही साथ आप कह सकते हैं कि वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप से स्थापित करना, इसलिए इसे कहीं कहीं अगर हम बात करते हैं तो शुद्ध आंदोलन के नाम से भी इसे जाना जाता है ना। जिसमें सच्चरित, उच्च सिद्धांत, आदर्श व्यक्तित्व वालों को एक ऐसा समाज बना सके जो मानव मात्र के कल्याण और राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित हो, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और सभी के आध्यात्मिक, शारीरिक और सामाजिक कल्याण में सुधार करना भी आर्य समाज की उद्देश्य माना जाता है। और हर कार्य प्रेम, धार्मिकता और न्याय से प्रेरित होना चाहिए। हमें अज्ञानता को ख़त्म करना चाहिए और ज्ञान को बढ़ावा देना चाहिए। ऐसी बात आर्य संस्था में या आर्य समाज में कही गई है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। भारत को धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया गया है। इसमें शारीरिक और सामाजिक कल्याण के साथ साथ धार्मिकता और न्याय को प्रेरित करते हुए कहा कि धार्मिक और सामाजिक, राजनीतिक रूप से एक सूत्र में बांधने का प्रयास करता है। इसमें मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, पशु बलि, श्रद्धा, वैदिक कर्मकांड आदि की आलोचना की गई है। और बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसी समाज में, आर्य समाज में, वेदों की ओर लौटो का एक नारा दिया था। इस नारा का भी आप लोग ध्यान रखेंगे, IMP है। आर्य समाज के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं, धर्म क्या है? लोक परलोक के सुखों की सिद्धि हेतु सार्वजनिक पवित्र गुणों और कर्मों का धारण और सेवन करना ही धर्म है, ये आर्य समाज के द्वारा कहा गया है। इन्होंने छुआछूत और जन्म पर आधारित जाति प्रथा की आलोचना की है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन भी चलाया है। शुद्धि आंदोलन बेसिकली इसी का पार्ट है। क्लियर? स्वामी दयानंद सरस्वती ने, यदि किसी व्यक्ति ने किसी कारणवश हिंदू धर्म त्याग दिया है, कोई और धर्म को स्वीकार कर लिया, कोई कारण हो सकता है, तो उसको पुनः हिंदू धर्म में आने का अवसर प्रदान करता है ये आपका आर्य समाज। और पाश्चात्य शिक्षा पर अगर बल देता है तो दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज सन 1889 में जब इसकी स्थापना हुई तो पाश्चात्य शिक्षा पर ये बल देता है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट था। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जो बचपन का नाम है वह मूल शंकर है। इनके गुरु जी का जो नाम है स्वामी गिरजानंद है। और इनकी जो कृति है वो सत्यार्थ प्रकाश है। स्वामी दयानंद सरस्वती की पुस्तक
सत्यार्थ प्रकाश की बात अगर हम करते हैं तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। सन 1875 में ये किताब आई थी, 1875 में। वैसे बेसिकली वेदव्यास भूमिका भी जैसी किताबें मेंशन की गई हैं, ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसी को आप ध्यान रखिए, एक पुस्तक का नाम, बाकी अदर पुस्तक इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलिए, हालांकि अगर हम इनकी किताबों पर चर्चा करते हैं सत्यार्थ प्रकाश के साथ साथ, जैसे सत्यार्थ प्रकाश में 1800, पहले इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। सत्यार्थ प्रकाश की जो किताब है सन 1875 में आया पहली एडिशन, दूसरा 1884 में आया था, लेकिन ये ज़्यादा पूछा जाता है 1875 का ईस्वी में। हिंदी भाषा में थी ये। कौन सी भाषा में थी? हिंदी भाषा में रचना की गई है ना। और इसमें अगर हम बात करें तो जो है धर्म, भाषा और संस्कृति को लेकर बढ़ावा दिया गया। धर्म और भाषा, क्या हुआ, म्यूट क्यों है? अनम्यूट भी, अनम्यूट क्यों है आप? म्यूट हो जाए। हाँ, इस किताब में कुल टोटल 14 अध्याय बताए गए। कितने? 14 अध्याय बताए गए, जिन्होंने वेद का ज्ञान, चारों आश्रम, शिक्षा और अन्य धर्मों की कुरीतियों के बारे में इस किताब में बताया गया है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं, एक किताब इनकी और आई, उस किताब का नाम था संस्कृत वाक्य प्रबोधन। संस्कृत वाक्य प्रबोध, और ये किताब 1879 में आई। संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए किताब थी। इसका उद्देश्य इस था कि लोगों को सिखाना था संस्कृत भाषा, प्रचार प्रसार भी करना था लोगों को संस्कृत, मनुष्यों को संस्कृत सिखाना और उसमें वार्तालाप करने के लिए प्रेरित किया गया था संस्कृत वाक्य प्रबोधन वाली किताब में, ताकि लोग संस्कृत में बोलें, बातचीत संस्कृत में करें। ये किताब उसी पर आधारित थी। ये थी दूसरी किताब। तीसरी किताब की बात करते हैं तो उसका नाम था गो करुणानिधि। गो करुणानिधि किताब थी, और इस किताब की बात करते हैं तो सन 1880 में आई थी। इस किताब में भारत के देश कई वर्षों से अफ़गान, मुग़ल और स्वामी जी के समय अंग्रेज़ों के अधीन था। तो इन्होंने हिंदू धर्म को एक प्रकार से चिढ़ाने के उद्देश्य से गाय माता की बलि चढ़ाना, है ना, उनका मांस खाना, गोलियों को कारतूस में गाय का मांस लगाना जैसे प्रपंच कई रचे गए थे। और इसी कारणवश भारत की भूमि पर भी गाय माता को मारा जा रहा था। तो उसी के संबंध में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने गाय माता की रक्षा के लिए, कृषि में सहयोग के लिए और उनसे मिलने वाले लाभ को लिए, ठीक है, उसके गोबर और गौमूत्र इत्यादि का जो उपयोग होता है, उसी पर आधारित थी ये किताब। और इस किताब का नाम था गो करुणा निधि। सन 1880 में ये किताब आई थी। हालांकि इसी तरीके से इनकी कई किताबें हैं, लेकिन जो सबसे मुख्य किताब है वो बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो वो आपकी सत्यार्थ प्रकाश है। एक किताब और आती है, जैसे ऋग्वेद की बात करते हैं, ऋग्वेद भाष्य, यजुर्वेद भाष्य, ठीक है, और अष्टाध्यायी भाषा भाष्य। ये किताब बेसिकली 1877 में आया, ठीक है, 1877 में आया, ठीक है। 1877 में ये किताब आई, और इसमें सभी वेदों के बारे में, भूमिका, शिक्षा इत्यादि के बारे में विस्तार से बताया गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक और संस्था आती है हमारे सामने, रामकृष्ण मिशन। काफ़ी इम्पोर्टेंट पुस्तक है ये हमारे लिए, रामकृष्ण मिशन भी संस्था जी। हाँ, ऋग्वेद भाष्य की किताब एक थी, और यजुर्वेद भाष्य था, अष्टाध्यायी भाष्य थी। ये किताबें वेदों पर जो है प्रकाशित की गई थी, है ना, ठीक है। चलिए आगे देखिए रामकृष्ण मिशन के बारे में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना सन 1897 में कलकत्ता के बेलूर में हुआ था। संस्थापक जो थे स्वामी विवेकानंद जी थे। कौन थे? स्वामी विवेकानंद जी थे। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा सभी लोग।
और रामकृष्ण मिशन की उद्देश्य क्या था, तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे मानवतावादी और सामाजिक कार्य करने को लेकर। यहाँ बेसिकली दीन दुखियों की निस्वार्थ भाव से सेवा करना, ये संस्था की स्थापना की गई। देश में शिक्षा का प्रसार प्रचार हो, इस संस्था की स्थापना की गई। लोगों को हिंदू धर्म और संस्कृत का ज्ञान प्रदान हो, इसलिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। विश्व में हिंदू धर्म और संस्कृति का प्रचार प्रसार के लिए रामकृष्ण मिशन जो है फेमस हुआ था। वहीं अगर हम बात करते हैं सामाजिक सुधारों द्वारा अज्ञानता, अनाथों की सहायता और गरीबों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए इस संस्था की स्थापना की गई। इस मिशन के मुख्य जो प्रेरक थे वो हैं स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। और इसी मिशन में समाज सेवा और नारी सम्मान पर भी बल दिया गया। इसका आदर्श एक वाक्य है, आप नारा भी इसे कह सकते हो, मानव समाज सबसे बड़ी सेवा होती है। मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा है। ये किस संस्था में कही गई है, तो परमहंस समाज में कहा गया है, परमहंस संस्था में कही गई है। आप यही नाम लगाएंगे, ठीक है, रामकृष्ण परमहंस। मूर्ति पूजा और बहुदेवता का समर्थन था ये आपका, अगर हम बात करते हैं तो रामकृष्ण मिशन, ठीक है, रामकृष्ण मिशन। क्लियर हुआ ये बात? बताइए। चलिए, उसके बाद हम लोग बात करते हैं तो स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम जो था नरेंद्र नाथ दत्त था। सन 1893 में, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में भाषण के नेतृत्वकर्ता के रूप में इनको भाषण दिया गया। सन 1896 में न्यूयॉर्क में इन्होंने वेदांत सोसाइटी का गठन किया, ये भी इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में आता है। और मार्गरेट नोबल, जिसको भगिनी निवेदिता इसकी शिष्या थी, और पत्रिका इनका था प्रबुद्ध भारत, अंग्रेजी में, उद्बोधन बंगाली में। पुस्तकें इनका राजयोग, कर्मयोग और वेदांत फिलॉसफी की कई किताबें हैं। परंतु परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो एक चीज़ इसमें दो बातें ध्यान रखिएगा, एक 1893 और दूसरा वेदांत सोसाइटी, ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है यहाँ, ठीक है। आगे बात करते हैं अब हम लोग थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई, तो सन 1875 में इसकी स्थापना की गई। कहाँ पर इसकी स्थापना हुई? न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में। लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ पर है, अगर अब आपसे बात किया जाता है तो आप सभी लोग क्या बताएंगे? मद्रास अडियार में सन 1882 में इसकी स्थापना बनाएगी, मतलब मुख्यालय बनाया गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। इसके संस्थापक में अगर हम बात करते हैं तो मैडम ब्लॉट्सकी, और रूसी महिला है ये मैडम ब्लॉट्सकी, और कर्नल हेनरी ऑलकॉट का नाम आता है, अमेरिकी सैनिक थे। इन दोनों की एक अहम भूमिका रही सन 1875 में अमेरिका में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करने, ठीक है। ये बेसिकली थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है, ये मानव जाति के सार्वभौमिक मातृभाव का एक केंद्र, बिना जाति, धर्म, स्त्री पुरुष, वर्ण अथवा रंग के भेदभाव को मानते हुए बनाया गया था। विविध धर्म है, दर्शन है, विज्ञान है, अध्ययन को ये मोटिवेट करता है थियोसॉफिकल सोसाइटी। प्रकृति के अज्ञान नियमों और मानव में अंतर्निहित शक्तियों का शोध करने पर यह आधारित था थियोसॉफिकल सोसाइटी, ठीक है। ये बात आप लोग ज़रूर ध्यान में रखेंगे, एक बार क्लियर करिए, इतनी बातें याद रहेंगी आप सभी को, ठीक है। आगे हम बात करते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में। तो थियोसॉफी यानी एक प्रकार से ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बना है, थियोस अथवा सोफिया से मिलकर बना है, जिसका अर्थ हिंदू धर्म की ब्रह्म विदा और ईसाई धर्म के जो है नोस्टिज्म अथवा इस्लाम धर्म में जो है सूफीज़ के समकक्ष किया जा सकता है। इसलिए थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई और ये इसी पर आधारित है। अब देखिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी सभी प्राच्य धर्म की तुलनात्मक अध्ययन करता है। दोनों संस्थापक 1879
में स्वामी दयानंद सरस्वती के आमंत्रण पर भारत आए थे। जैसे कौन कौन भारत आए थे 1879 में? एक मैडम ब्लॉट्सकी आई थी और एक कर्नल हेनरी ऑलकॉट आए थे। किसने बुलाया था भारत में सन 1879 में? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इनको बुलाया। ठीक है, बताइए। तो उस समय सन 1879 में थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रमुख जो कार्यालय न्यूयॉर्क से भारत के सबसे बड़े शहर मुंबई में लाया गया। तो सन 1879 में उस समय क्या बनाया गया था? मुख्यालय, कार्यालय उसका कहाँ पर? तो वो बनाया गया था मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में। और इसके जस्ट उपरांत या उसके बाद सन 1882 की बात अगर मैं करता हूँ, यानी 4 साल बाद, तो इस सोसाइटी के कार्यालय मुंबई से चेन्नई में लाया गया। चेन्नई मतलब मद्रास में। कहाँ पर? अडियार नामक स्थान पर हस्तांतरित कर दिया गया। ठीक है, ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। और 18 दिसंबर 1890 की बात मैं कर रहा हूँ आप लोगों से। 18 दिसंबर 1890 की बात कर रहा हूँ। भारत की राष्ट्रीय शाखा अडियार में स्थापित हुई। भारत की राष्ट्रीय शाखा अडियार में यह स्थापित हुई। इसके बाद आयरलैंड निवासी श्रीमती एनी बेसेंट ने सन 1893 में भारत आकर हिंदू धर्म अपना लिया और इस संस्था से ये जुड़ी। तो यहाँ पे सन 1907 में फिर एनी बेसेंट को अध्यक्ष के रूप में चुना गया। कब आई भारत? ये सन 1893 में। 1893 ये वही वर्ष है जो लास्ट में अभी आप लोगों ने यहाँ पर आप सभी लोगों ने इम्पोर्टेंट के रूप में देखा। 1893 कि शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में नेतृत्वकर्ता जो थे वो स्वामी विवेकानंद जी थे, और उसी दौरान ये भारत में आई थी एनी बेसेंट, और ये इस संस्था से जुड़ गई। ठीक है, अब एनी बेसेंट का वेदों और उपनिषदों की शिक्षाओं में बहुत गहरा विश्वास था। इन्होंने तत्कालीन भारतीय समाज में फैली कुप्रथा जैसे बाल विवाह हो गया, दहेज प्रथा हो गया आदि का विरोध करने लगे, और राष्ट्रीय शाखा का प्रधान कार्यालय सन 1895 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में लेके आया। कहाँ पे लेके आया? 1895 में वाराणसी में लेके आया। ध्यान से सुनिए, राष्ट्रीय शाखा का प्रधान कार्यालय की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो कहाँ पर लेके आए? वाराणसी में लेके आया। पता चले कि आप लोग अडियार वाला मुख्यालय वही रहेगा, है ना? इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो उद्देश्य था, जैसे कर्मकांडों में अविश्वास हो गया, है ना? कर्मकांडों में अविश्वास हो गया, सत्कर्मों का महत्व हो गया, जाति प्रथा का विरोध हो गया, ईश्वर भक्ति का महत्व हो गया, आदर्श समाज की स्थापना करना हो गया, निम्न जाति और कमज़ोर वर्ग के लोगों के प्रति सहानुभूति हो गई, है ना? वेद और शास्त्रों में विश्वास हो गया, हिंदू और बौद्ध धर्म की श्रेष्ठता को पुनः स्थापित करने की ही बात आए तो भी थियोसॉफिकल सोसाइटी की ही ये प्रमुख उद्देश्यों में से जाना जाता है। इन्होंने हिंदू धर्म की सर्वाधिक महत्वपूर्ण और आध्यात्मिक धर्म को माना, और एनी बेसेंट ने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, ये भी आप सभी लोग ध्यान रखेंगे सर बच्चों। एनी बेसेंट ने सन 1898 में बनारस में हिंदू कॉलेज की। अब ये बेसिकली सेंट्रल हिंदू कॉलेज की बात मैं कर रहा हूँ, सेंट्रल केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी की बात कर रहा हूँ, उसकी बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पर एनी बेसेंट जी का नाम देखने को मिलता है, सेंट्रल हिंदू स्कूल, जिसे पहले सेंट्रल हिंदू कॉलेज के रूप में भी जाना जाता है। भारत के सबसे बड़े स्कूलों में से एक है ये, पवित्र शहर वाराणसी के केंद्र में, ठीक है, ये स्थित है बनारस। ठीक है, स्थापना कब हुई? 1898 में। ठीक है, संस्थापक कौन रही हैं? डॉक्टर एनी बेसेंट रही हैं। ठीक है, याद रखेंगे यहाँ पर आप सभी लोग। भाषा का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी दोनों है, माध्यम उर्दू भी है यहाँ पर, है ना? विद्यालय दिवस में अगर हम बात करते हैं, ठीक है, कुल टोटल लगभग 70 एकड़ में ये फैला हुआ है, इसे आप लोग बेच्चू कहते हो,
इसी को ही क्या बोलते हो आप लोग? हिंदू विश्वविद्यालय या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से ही तो जानते हो। बताइए। इतनी तो बात आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद जिसका नाम 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय पड़ गया। आयरलैंड में या आयरलैंड के होम रूल लीग की तरह ही एनी बेसेंट ने भारत में होम रूल लीग की भी स्थापना की थी। ठीक है, जरा बताना चाहेंगे आप लोग होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? होम रूल लीग की स्थापना जी हाँ 28 अप्रैल 1916 में। ठीक है, और उसमें बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में, अगर हम बात करें तो इसकी एक अहम भूमिका थी। ठीक है, और संस्थापक के रूप में तो एनी बेसेंट का ही नाम आता है। ठीक है, संस्थापक के रूप में तिलक का नाम अगर हम बात करेंगे तो 1916। प्रार्थना समाज की बात करते हैं, है ना। प्रार्थना समाज के संस्थापक कई लोग हैं इसमें, लेकिन मुख्य रूप से आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रनाडे, और एक विद्वान का नाम और आता है आरजी भंडारकर। आरजी भंडारकर कहाँ पे? मुंबई में। कब? 1867 31 मार्च 1867 में इसकी स्थापना। किसकी? प्रार्थना समाज की। प्रार्थना समाज की मुख्य उद्देश्य क्या था? लोगों को केवल एक भगवान में विश्वास कराना, केवल एक ही भगवान की पूजा करना, यानी एक ही ईश्वर की पूजा करना। तो प्रार्थना तथा सेवा द्वारा ईश्वर की पूजा करना। रनाडे को पश्चिम भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। बहुत इम्पोर्टेंट सवाल आ गया आपके सामने। पश्चिम भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो महादेव गोविंद रनाडे जी को कहा जाता है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। इसको महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखेंगे। और इसके द्वारा स्थापित दलित जाति मंडल तथा दक्कन शिक्षा सभा का भी कार्य इन्होंने ही किया है। इस चीज़ को आप खासकर ध्यान रखेंगे। दलित जाति मंडल की स्थापना कब किया गया था? बताना चाहेंगे? सवाल हमारे सामने दलित जाति मंडल है। ओके, और भी कोई लोग बताएं। यहाँ अगर हम बात करते हैं दलित वर्ग को, अगर हम बात करते हैं इसके लेकर स्थापना की बात, तो यह एक फाउंडेशन के रूप में जब स्थापित हुआ तो वह वर्ष था सन 1930। 1930 क्या याद रखेंगे आप लोग? यहाँ पर आप 1930 वाली प्रक्रिया में जब जिक्र होता है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नाम आता है। किसका आता है? अंबेडकर जी का नाम आता है। ठीक है, अंबेडकर जी का नाम आता है। और प्रार्थना समाज में इसके द्वारा स्थापित दलित जाति मंडल और दक्कन शिक्षा पर जो है बल दिया गया था। दक्कन शिक्षा क्या है? दक्कन शिक्षा सभा क्या है? डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी एक ऐसा संगठन है मैडम जो भारत के महाराष्ट्र में 43 शिक्षा प्रतिष्ठान चलाता है। बेसिकली न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना बेसिकली विष्णु शास्त्री और बाल गंगाधर तिलक ने सन 1880 में पुणे में किया था। और दक्कन एजुकेशन सोसाइटी को इन्होंने सन 1884 में गोपाल गणेश अगरकर और महादेव बल्लाल और नामजोशी
के जो है नाम हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इस चीज़ आप लोग अवश्य ध्यान में रखेंगे दक्कन एजुकेशन सोसाइटी को। भारत के महाराष्ट्र में ये चीज़ें जो है स्थापित करने को लेकर बल दिया गया है। ठीक है, क्लियर है, बता दीजिए। ये जी नहीं, किसके पांडुरंग के भाई कौन थे? हाँ, बनाई थी, क्या नाम है, ये प्रार्थना समाज? नहीं, ये तीनों ने मिलकर नहीं बनाया है इनमें। ठीक है, हाँ, हो सकता है तीनों की भूमिका है वो। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि मुख्य रूप से अगर मैं बात करता हूँ, मैंने अभी तक इन तीनों का ही नाम पढ़ा है। आरजी भंडारकर का नाम पढ़ा है, महादेव गोविंद रनाडे जी का नाम पढ़ा है, आत्माराम पांडुरंग का नाम ही पढ़ा है। परीक्षाओं में भी अगर मैंने देखा तो यही देखा है, बाकी इनके रनाडे के भाइयों का नाम मैंने नहीं देखा है इसमें। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि इन्हीं तीनों लोगों का नाम याद रखें जो यहाँ पे बताए जा रहे हैं। प्रश्न परीक्षा में भी अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो इन्हीं तीनों से पूछा जाएगा। ठीक है मैडम। तो ये नाम याद रखें। आरजी भंडारकर। आरजी भंडारकर का पूरा नाम क्या हो सकता है भाई, किसी को पता है? आरजी भंडारकर। रामकृष्ण भंड जी। ओके, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर। रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, दैट इज राइट, सही जवाब है। आप आरजी भंडारकर में ये नाम ले सकते। रनाडे ने आस्तिक धर्म की आस्था नामक एक पुस्तक लिखा। महादेव गोविंद रनाडे ने एक किताब लिखा, उस किताब का नाम था आस्तिक की धर्म में आस्था। ये भी आप अवश्य नोट करेंगे सभी लोग, है ना। और इस किताब का मतलब क्या है कि नास्तिक किसी ईश्वर को नहीं मानते हैं, किंतु अनेक नास्तिक किसी धर्म को भी नहीं मानते हैं। इसके बारे में अगर जिक्र किया है तो महादेव गोविंद रनाडे ने किया है। ठीक है, इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखें। उसके बाद तत्वबोधनी सभा आती है। तत्वबोधनी सभा सन 1839 में इसकी स्थापना हुई कलकत्ता में। अब इसे कोलकाता कहा जाता है। किसने किया था? देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। ये बेसिकली राजा राम मोहन राय के विचारों का प्रचार प्रसार करना था तत्वबोधनी सभा। देवेंद्र नाथ टैगोर की अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो इन्होंने राजा राम मोहन राय जी की जो संस्था थी, उनके विचारों को, जो संस्था में विचार या जो भी चीज़ें डाला गया था, उसका प्रचार प्रसार करना था इस तत्वबोधनी सभा का उद्देश्य। इसके अगर हम बात करें तो अंतर्जातीय विवाह, स्त्री शिक्षा और विधवा विवाह का समर्थन किया। बाल विवाह, बहुविवाह, जाति प्रथा का कटु आलोचना की। ठीक है, इसका ये खास उद्देश्य था। वहीं अगर हम बात करते हैं देवबंद आंदोलन, एक देवबंद आंदोलन की स्थापना सन 1867 में हुई थी। स्थान था देवबंद में, सहारनपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। संस्थापक थे मोहम्मद कासिम नैनतवी और राशिद अहमद गंगोही का नाम हमें देखने को मिलता है देवबंद आंदोलन। ठीक है, देवबंद आंदोलन में, और इसका उद्देश्य था कुरान और हदीस की शुद्ध शिक्षा का प्रचार प्रसार करना और अंग्रेजी के विरोध में आंदोलन करना, यानी अंग्रेजों के विरोध में। कौन? देवबंद आंदोलन। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं देवबंद आंदोलन में ही, यह पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति का विरोधी था। इसके समर्थक अगर हम बात करें तो सिवली नुमानी ने सन 1884-85 में नद नद
नदवतल उलमा और दारुल उलूम की स्थापना की थी। नदवतल उलमा और दारुल उलूम की स्थापना सिविली नुमानी ने सन 1884 और 85 में किया था, जो मोहम्मद कासिम नैनतवी और राशिद अहमद गंगोही के समर्थक थे, जो देवबंद आंदोलन के समर्थक थे। उन्होंने ही इसकी स्थापना की थी। और इसमें अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक जो थे सर सैयद अहमद खान का विरोध किया गया था। किसमें सर सैयद अहमद खान का विरोध किया गया? तो देवबंद आंदोलन में ही विरोध इनका किया गया था। मुख्य उद्देश्य बेसिकली यह प्राकृतिक के पुनरुत्थानवादी और मुस्लिम समुदाय के लिए धार्मिक नेताओं को प्रशिक्षित करना था। और इस स्कूल ने अंग्रेजों की जो शिक्षा थी वो पश्चिमी संस्कृति को बंद करने को बात कर रहा था। और इसमें छात्रों को सरकारी नौकरी के बजाय इस्लामी धर्मों के प्रचार के लिए तैयार करता था। कौन? देवबंद आंदोलन। आगे बात करते हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज की स्थापना सन 1873 में हुई थी। कहाँ पर? महाराष्ट्र में किया गया था। किसने इसकी स्थापना की थी? तो ज्योतिबा फूले ने किया। ठीक है, याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सत्य शोधक समाज की उद्देश्य क्या है? तो आप ध्यान रखेंगे सभी लोग, यहाँ दलित और निम्न जाति के लोगों का कल्याण करना। ये कीवर्ड बना लीजिए, यह हमेशा एक ही वर्ड बार बार पूछा जाता है, दलित और निम्न वर्ग। इसका मतलब यही है कि शूद्र और अस्पृश्यता जाति के लोगों को विमुक्त कराना। और इनकी विचार गुलामगिरी और सार्वजनिक सत्य धर्म में निहित थी। ज्योतिबा फूले की एक किताब थी, उस किताब का नाम था गुलामगिरी, जो 1872 में आई थी। सार्वजनिक सत्य धर्म और सत्य शोधक जैसी पुस्तकों और संगठनों द्वारा निम्न जातियों की सुरक्षा दिलाने पर ये बल दिया गया था। इसकी स्थापना 24 सितंबर सन 1873 में ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। शोषित जातियों को शिक्षा दिलाने की बात अगर होती है तो सत्य शोधक समाज में ही देखने को मिलता है। शूद्र और अति शूद्रों को ब्राह्मणों के चंगुल से निकलकर उनकी चेतना पैदा करती थी, ताकि ब्राह्मण शूद्र और अति शूद्रों को अपने अनुसार इस्तेमाल ना कर पाए। यह बात सत्य शोधक समाज के अंतर्गत हमें देखने को मिली थी। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इतना ही। ठीक है, आगे बात करते हैं अलीगढ़ आंदोलन के बारे में। अलीगढ़ का आंदोलन की स्थापना सन 1875 में हुआ। कहाँ पर हुआ? अलीगढ़ में ही हुआ था। और इसके संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद खान। ठीक है, और सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन की जब स्थापना किया तो इसका उद्देश्य क्या था? अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य पश्चिमी शिक्षा और ब्रिटिश सरकार के समर्थन के माध्यम से मुसलमानों का कल्याण करना था, है ना। इसी के विपरीत था देवबंद आंदोलन का उद्देश्य, है ना। अभी अभी आपने देखा है, मुस्लिम समुदाय का नैतिक और धार्मिक उत्थान पे था वो, लेकिन यहाँ मुसलमानों के दृष्टिकोण को आधुनिक बनाना था। और अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई, जो कालांतर में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया था। ठीक है, अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कब हुई, तब आपको क्या जवाब देना होगा? ध्यान रखिएगा, 24 मई सन 1875। सन 1875 में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई, जो वर्तमान में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। इस चीज़ को आप खासकर ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो सन 1864 में सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी। और सर सैयद अहमद खान ने अंग्रेजों के प्रतिनिष्ठा व्यक्त करते हुए या करने हेतु राजभक्त मुसलमान पत्रिका का प्रकाशन भी किया था। किसका? राजभक्त मुसलमान पत्रिका का प्रकाशन सर सैयद अहमद खान ने किया था, अंग्रेजों के प्रतिनिष्ठा व्यक्त किया था वहाँ पर। ठीक है, और ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे, इम्पॉर्टेंट रहेगा हम सब के लिए। ठीक है, सन 1870 में इसकी जो है पत्रिका आई थी।
चलिए आगे बात करते हैं। ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना कब की गई? तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना 19वीं सदी बताया जाता है, तो इसका वर्ष 1875 ही आप लोग लगाएंगे। जबकि भारत में अगर बात होगी इसकी पॉइंट ऑफ व्यू से, भारत में इसकी स्थापना 1886 माना जाता है, 1886 माना जाता है। और इस आंदोलन के सदस्य मुक्त चिंतन की भावना से प्रेरित थे, अथवा आप कह सकते हो तत्कालीन हिंदू समाज को सामाजिक एवं धार्मिक संरचना के विरुद्ध विद्रोही भावना रखते थे। इसके संस्थापक कौन थे? तो हेनरी विलियम डेरेजियो थे इसके संस्थापक। उद्देश्य था इसका क्या? तो याद रखेंगे सभी लोग, प्रेस की स्वतंत्रता, जमींदारों को अत्याचार से जो रियायतों थे उनकी सुरक्षा कराना, और सरकारी उच्च सेवा में भारतीयों को रोजगार दिलाने की बात इसी के अंतर्गत कही गई थी। और डेरेजियो जो थे वो आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्र कवि भी कहे जाते हैं। किसको कहा जाता है प्रथम राष्ट्र कवि? भारत आधुनिक में अगर हम बात करते हैं तो किसको कहा जाता है? हेनरी लुई विलियम डेरेजियो को ही कहा जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। कवि, उपन्यासकार और लेखक थे ये, और आधुनिक भारत के पहले राष्ट्रवादी कवि भी थे ये, ठीक है। याद रखिएगा इन्हें। और इनकी सबसे लंबी जो एक कविता है उसका नाम है जगीरा का फ़कीर, ठीक है, जगीरा का फ़कीर सबसे लंबी कविता है ये, ठीक है। आगे बात करते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। इसका एक और नाम है भारत सेवक समाज। यूजीसी नेट सोशल वर्क में आपको बता दूं तो भारत सेवक समाज पूछा जाता है। ये अब बहुत कम आता है, द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। हर बार तो आता है परंतु बहुत कम आता है, भारत सेवक समाज आता है। सन 1905 में इसकी स्थापना हुई, पुणे महाराष्ट्र में स्थापना की गई। संस्थापक जो थे गोपाल कृष्ण गोखले थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के उद्देश्य क्या है? अगर मैं आपसे बात करूं, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। कल्याणकारी कार्यों में विभिन्न जाति और धर्मों के भारतीयों को एकजुट करना था और उनको प्रशिक्षित करना था। तो यहाँ कहा गया कि नवयुवकों को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित करना, और यह सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के स्थापना सन 1905 में जब गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था, स्थापना किया था, तो उस दौरान इन्होंने ये उद्देश्य बनाए थे कि कल्याणकारी कार्यों में विभिन्न जाति और धर्मों के भारतीयों को एकजुट करना है और प्रशिक्षित करना है। ये बेसिकली उसका मोटो रखा गया था। और यह देश का पहला धर्मनिरपेक्ष संगठन था, देश का पहला धर्मनिरपेक्ष संगठन था जिससे खुद को वंचितों, ग्रामीण, आदिवासी लोगों या अन्य सामाजिक कारणों के लिए समर्पित किया गया, ठीक है। तो ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा। पूरे महाराष्ट्र में इसकी जो है स्थापना हुई है, ठीक है। कब? 1905 में। बात करते हैं अब हम लोग सामाजिक सेवा संघ के बारे में। सामाजिक सेवा संघ की स्थापना सन 1921 में हुआ था, मुंबई में हुआ था, नारायण मल्हर जोशी ने किया था। पेपर में बहुत कम आता है। लोगों के लिए मेहनत करने और आजीविका हेतु अधिक अच्छी स्थिति प्राप्त कराना था इसका बेसिकली एक उद्देश्य था। अहमदिया आंदोलन की बात करते हैं, परीक्षा में ये भी आ जाता है कभी कभी। स्थापना सन 1889 को हुआ, स्थान था गुरुदासपुर जिला पंजाब में। किसने किया है? मिर्जा गुलाम अहमद ने किया है इसकी स्थापना, अहमदिया आंदोलन। उद्देश्य है मुसलमानों में आधुनिक बौद्धिक विकास और धर्मोपदेश और नियमों को उदार बनाना था। मिर्जा गुलाम अहमद ने अपने सिद्धांतों को अपनी पुस्तक बाराहीन अहमदिया में संकलित किया था। किसने किया था ये? अहमदिया आंदोलन, ठीक है। इस्लाम के पुनरुत्थान का एक आंदोलन चलाया था ये। इसके जो है अनुयायी खुद को अहमदिया मुसलमान कहते हैं। कादियानी में यह जमात का एक बहुत बड़ा केंद्र है।
ये सारी बातें या उस सिद्धांतों की भी जिक्र करते हैं। तो बाराहीन अहमदिया में ये चीज़ें मेंशन की गई। या बहुविवाह विरोधी थे तथा स्त्रियों की स्थिति में सुधार लाने के लिए सतत इन्होंने प्रयासशील या प्रयत्नशील रहे हैं, ठीक है, सुधार को लेकर। रहनुमाए मजादाशन सभा है, मजादाशन सभा है ये, और इसकी स्थापना सन 1851 में हुई मुंबई में। ध्यान रखिएगा, नरौजी फरदोन जी, दादा भाई नरौजी और एस बंगाली का नाम हमें देखने को मिलता है, ठीक है, यस बंगाली का नाम हमें देखने को मिलता है। इस चीज़ को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। और ये संस्थापक में अगर हम बात करें नरौजी जी का, दादा भाई नरौजी का, तो रहनुमाए मजादायशन सभा है ये, ठीक है। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। उद्देश्य क्या था इसका, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या था भाई? पारसियों को सामाजिक अवस्था में जो है पुनरुद्धार, धर्म में पुनः प्राचीन शुद्धता को प्राप्त करना, धार्मिक क्षेत्र में विद्यमान रूढ़िवादिता को समाप्त करना, और रफ्त जो है गुफ्तार यानी सत्यवादी नामक पत्रिका का प्रकाशन होना, पर्दा प्रथा को प्रतिबंधित करना, विवाह की आयु में वृद्धि करना, और इसमें स्त्री शिक्षा पर बल देना। इतनी बातें हैं जो आप लोगों को यहाँ रहनुमा मजादा सभा से संबंध में याद रखना होगा, ठीक है। सभा का मुख्य उद्देश्य पारसी समाज का पुनरुत्थान करना। दूसरी बात, धर्मशास्त्री भी हिंदू धर्म के पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत में विश्वास रखते हैं। ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे सभी लोग, ठीक है। इतनी बात आप सबको ध्यान रखना होगा। परमहंस मंडली, परमहंस मंडली की स्थापना सन 1849 और 50 में मिलता है मुंबई में। संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग, बालकृष्ण जयकर और दादोबा पांडुरंग। उद्देश्य इसका ये था कि व्यक्ति की नैतिक उन्नति पर बात करना, और इसमें मूर्ति पूजा और जाति प्रथा का विरोध करना, और इक्वेशरवाद का विश्व बंधुत्व की अवधारणा पर आधारित था, ठीक है। परमहंस मंडली, तो परमहंस मंडली अगर पेपर में आएगा भी तो केवल पूछेगा कि इसके संस्थापक कौन है, तो आत्माराम पांडुरंग का ही नाम आता है। इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और इम्पॉर्टेंट है ये हमारे लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से, ये परीक्षा में आ चुका है। अखिल भारतीय दलित वर्ग की स्थापना हुई सन 1924 में मुंबई में। किसने किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था, महार जाति के लिए, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे सभी लोग, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। अखिल भारतीय दलित वर्ग, आपको बता दूं कि जो इसका उद्देश्य था, इसका जो मोटो रखा गया था, सवर्ण हिंदुओं और अछूतों में सामाजिक समानता के सिद्धांत का प्रचार प्रसार करना था, ठीक है। सन 1924 मुंबई में, अब बम्बई या मुंबई कह सकते हो, दलित संस्थान बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना भी सन 1924 में किया गया था, ठीक है। 1924 में हमें देखने को मिलता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया था। सन 1926 में, 1926 में ध्यान रखिएगा कि गठित अखिल भारतीय दलित वर्ग जो था, प्रथम जो अध्यक्ष रहे हैं उनका नाम था राव बहादुर MC राजा। तो राव बहादुर जी का नाम लगाइएगा, और ये अध्यक्ष के रूप में, प्रथम अध्यक्ष के रूप में सन 1926 में, क्योंकि स्थापना 1924 में हुई है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं अंबेडकर जी ने अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने सन 1930 के दौरान में दिया, और 30 में ही फिर अपनी अखिल भारतीय दलित वर्ग कांग्रेस का गठन कर दिया था इन्होंने। आगे अगर हम बात करते हैं, सन 1927 में मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत का प्रकाशन इन्होंने प्रारंभ किया, 1927 में मराठी। 1942 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुसूचित जाति परिसंघ की स्थापना की है। ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ अब आप लोगों का जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन था, सोशल रिलीजन्स
रिफॉर्म मोमेंट्स जो था ये आपका यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और भी कुछ सामाजिक कुप्रथा है, उसके लिए यहाँ पे दर्शाया गया है, जो कि सामाजिक सुधार से संबंधित है। ये उन्मूलन की दिशा में प्रयास किए गए हैं। तो सामाजिक कुप्रथा में अगर हम बात करते हैं, एक सती प्रथा है। इसको आप थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिएगा। यहाँ आपको कौन कौन सी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एक तो ये इंपॉर्टेंट है कि राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध करते हुए ब्रिटिश सरकार से इसे बंद करवाने का अनुरोध किया। दूसरी बात इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह रहेगा, जो परीक्षा में पूछा भी गया है। राजा राम मोहन राय के प्रयासों के परिणाम स्वरूप या फलस्वरूप लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 4 दिसंबर 1829 को 17वें नियम के अंतर्गत बंगाल में सती प्रथा पर रोक लगा दिया गया था। तो ऐसे लिखा जाता है, ये परीक्षा में भी रोमन अंक में आ सकता है या आता भी रहता है। ठीक है, 2 पॉइंट आप ध्यान रखिएगा उसमें। बाल विवाह एक है। अगर हम बाल विवाह को लेकर बात करते हैं तो उसमें कौन कौन सी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसमें एक चीज़ ध्यान रखिए कि इसमें जो है बाल विवाह के विरुद्ध में सर्वप्रथम कार्य जो है राजा राम मोहन राय ने किया था, लेकिन बाद में केशव चंद्र सेन और B.S. मालाबारी के प्रयासों में यह 1872 में देसी बाल विवाह अधिनियम पारित हो गया। कब देसी बाल विवाह अधिनियम पारित हुआ? तो 1872 में हुआ। इस अधिनियम में क्या कहा गया था कि 14 साल कम आयु की जो बालिका है और 18 वर्ष से कम आयु का बालक है। क्या बात हो रही भाई, आवाज ब्रेक हो रही है क्या मेरी? आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। एक मिनट। तो यहाँ पर एक बार आप देख लीजिए थोड़ा सा। तो 18 वर्ष से कम आयु के बालक, 14 वर्ष से कम आयु की लड़कियाँ या बालिकाएं कह सकते हो, बालकों के विवाह के पर इन्होंने जो है प्रतिबंध लगाया, और ये देशी बाल विवाह अधिनियम था। ये बात इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, फिर SS बंगाली ने उसके परिणाम स्वरूप 1891 में ब्रिटिश सरकार से इन्होंने एज ऑफ कॉन्सेप्ट एक्ट पारित किया। ठीक है, जिसमें 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह पर रोक लगा दी थी। तो ये 12 वर्ष से कम पर रोक लगाया था। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं विधवा विवाह पर। विधवा विवाह में आप ध्यान दीजिएगा, विधवा पुनर्विवाह के क्षेत्र में सर्वाधिक अगर किसी का योगदान रहा है तो वो आचार्य ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी का रहा है। ठीक है भाई। दूसरी बात, उन्होंने 1000 व्यक्तियों के हस्ताक्षर पर युक्त पत्र लॉर्ड डलहौजी को भेजकर विधवा विवाह के कानूनी रूप से बंद करवाने के लिए इन्होंने अनुरोध किया था। ठीक है, तो 1000 व्यक्तियों का जो है इस पर सिग्नेचर लिया था और एक लेटर इन्होंने लॉर्ड डलहौजी को भेजा था। ध्यान सुनिएगा, लॉर्ड डलहौजी को लेटर भेजा था, पत्र भेजा था। ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड कैनिंग सन 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 15 पारित कर दिया। तो 1856 में क्या हुआ? 1856 में क्या हुआ? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 15 पारित हुआ और विधवा पुनर्विवाह कानूनी को मान्यता दे दी गई। ठीक है, ये दूसरी बात थी। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि इनके प्रयास में ब्रिटिश लॉर्ड कैनिंग की बात हो रही थी। यहाँ डलहौजी को पत्र भेजा लॉर्ड कैनिंग, 56 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया, कैनिंग ने मान्यता दी थी। प्रोफेसर D.K. कर्वे की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए कार्य किया था। ठीक है, और एक का नाम आता है वीरेन सिलम पुतुल का, और एक धो केशव कर्वे का भी नाम आता है, जिसको D.K. कर्वे कहते हैं। प्रोफेसर कर्वे ने 1896 में 1896 में विधवा आश्रम की पूना में स्थापना की थी और स्वयं एक विधवा से इन्होंने विवाह किया था। नाम है डॉक्टर D.K. कर्वे, प्रोफेसर D.K. कर्वे। ये आप ध्यान रखेंगे सभी लोग। ठीक है, ईश्वरचंद विद्यासागर का नाम बहुत बच्चे बता देते हैं कि विधवा से विवाह किया है, नहीं, उन्होंने नहीं, D.K. कर्वे ने किया है। ठीक है, उसके बाद बाल हत्या प्रथा की बात करते हैं। तो ये प्रथा राजपूत बंगाल के जो है बंगाल में अधिक प्रचलित थी। इसमें बालिका शिशुओं को जन्म लेते ही निर्दयता से मार दिया जाता था। इससे कारणवश विदेशी आक्रमण और सुयोग्य वरों की अपर्याप्तता की समस्या थी। तो 1785 ईस्वी में बंगाल नियम 21 और 1804 में नियम 3 के अंतर्गत इस कुप्रथा को समाप्त करने की दिशा में सार्थक प्रयास किया गया, बाल हत्या प्रथा। उसके बाद दास प्रथा। दास प्रथा में अगर हम बात करते हैं तो ये 1833 याद रखिएगा आप सभी लोग। ठीक है, चार्टर एक्ट ब्रिटिश सरकार की दासता को गैर कानूनी करार दिया गया था
और 1843 में संपूर्ण भारत में इसे क्या कर दिया गया, प्रतिबंध कर दिया गया था, दास प्रथा में। स्त्री शिक्षा पर बात करते हैं तो भारतीय समाज में स्त्रियों की दयनीय स्थिति को देखते हुए सर्वप्रथम ईसाई मिशनरियों ने 1819 में कलकत्ता में तरुण स्त्री सभा की स्थापना की थी, तरुण स्त्री सभा की स्थापना, ठीक है। उसके बाद जेडी वेथुन ने 1849 में शिक्षा परिषद के अध्यक्ष के द्वारा कलकत्ता में एक बालिका विद्यालय की स्थापना की गई। कब? 1849 में। स्त्री शिक्षा के लिए सर्वाधिक प्रयास जो है ईश्वरचंद विद्यासागर जी ने किया था, ठीक है। इन्होंने बंगाल में लगभग 35 बालिका विद्यालय की स्थापना की, ठीक है। और उसके बाद 1854 में गठित चार्ल्स वुड डिस्पैच, ठीक है, जो स्त्री शिक्षा पर बात की गई या उस पर विशेष बल दिया गया। 26 में मैंने अभी आपको बताया भी था, महिलाओं के उत्थान के लिए अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना हुई। उसके बाद प्रोफेसर कर्वे ने स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1916 में पुणे में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। 1916 में कर्वे ने किया था, ठीक है, कर्वे ने किया था भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना, ठीक है। यहाँ आप ध्यान रखेंगे जैसे एक शारदा एक्ट को, शारदा एक्ट लॉर्ड इरविन 1930, ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि न्यूनतम आयु 18 वर्ष, बालिकाओं का 14 वर्ष, बालकों का 18 और बालिकाओं का 14 वर्ष। हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम, ये नहीं याद रखना है। दास में लॉर्ड एलनबरो का नाम 1843, 1833 में चार्टर एक्ट 1843 में दास प्रथा को प्रतिबंधित किया, ये आपको ध्यान रखना है। और एक जो है विलियम बेंटिक का नाम 1829 में, इसमें सती प्रथा को कानूनी रूप से रोक लगा दिया गया और इसे हत्या माना गया था। बस इतनी बात आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना होगा, ठीक है। इसकी पीडीएफ मैं आप लोगों को भी प्रोवाइड करा दूंगा। ये आपका टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है, ठीक है। ये टॉपिक अब आपका यहाँ पे समाप्त होता है। कोई डाउट वगैरह है तो आप पूछ सकते हैं।